साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, हमारा ये वीडियो जनगणना 2027 के कार्य में लगे प्रगणक और पर्यवेक्षक साथियों के सहायतार्थ है। साथियों, HLO ऐप में हमें कुल 34 कॉलम मिलते हैं जिनकी हमें डेटा एंट्री करनी होती है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कॉलम या प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 7, क्योंकि इसी प्रश्न से निर्धारित होता है कि हमें कुल 34 प्रश्नों पर काम करना है या केवल प्रश्न संख्या 11 तक ही काम करना है या केवल वर्तमान प्रश्न संख्या 7 तक ही काम करके संबंधित जनगणना मकान की जनगणना को पूर्ण करना है। तो ये सारी स्थितियां यहाँ दिए गए कुल 10 कोड पर निर्धारित होती है। इनके किस विकल्प पर हमें कब काम करना है, कैसे काम करना है और क्यों काम करना है, इन सब पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, वो भी लाइव डेमो के साथ HLO ऐप में काम करते हुए हम लोग ये सीखेंगे, जानेंगे। तो साथियों, वीडियो थोड़ा लंबी जरूर हो सकती है लेकिन बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के बाद प्रश्न संख्या 7 से संबंधित कोई भी डाउट या संशय आपके मन में नहीं रह जाएगा। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों, देखिए हमारे सामने यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है। यहाँ प्रश्न संख्या 7 में कुल 10 कोड यानी कि 10 विकल्प दिए गए हैं और नीचे एक फील्ड है वास्तविक उपयोग दर्ज करें, जो कि निष्क्रिय दिखाई दे रहा है अभी, और लॉक है, ये भी निष्क्रिय है अभी, और संस्थागत है का चेक बॉक्स भी इस समय निष्क्रिय है। मान लेते हैं कि हम किसी ऐसे मकान की जनगणना करने पहुंचे हैं जो कि आवासीय है, वहां परिवार रह रहा है और उस समय वो परिवार वहां उपस्थित भी है जिनकी हमें जनगणना करनी है। ऐसी स्थिति में हमें कोड संख्या 1 को चुनना है और जैसे ही हम कोड संख्या 1 को चुनते हैं तो नीचे देख सकते हैं आप कि लॉक है, चेक बॉक्स सक्रिय हो गया है। ये क्या है, इसका प्रयोग हम कब करेंगे, वीडियो में हम आगे जानने वाले हैं इसके बारे में भी। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोड 1 को चुन करके जब अगला बटन दबाते हैं तो ऐसे ही प्रश्न संख्या 8 से लेकर के 34 तक के प्रश्न आते जाएंगे और वहाँ जो परिवार मौजूद होगा उनसे हम प्रश्न करेंगे और जो भी उत्तरदाता द्वारा उत्तर हमें प्राप्त होगा उन्हें हम संबंधित प्रश्नों के जो भी उपयुक्त विकल्प होंगे उनको हम चुनते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरीके से हमें कुल 34 प्रश्नों पर काम कर लेना होगा। और अंत में प्रश्न संख्या 34 जो कि मोबाइल नंबर से संबंधित, वहाँ मोबाइल नंबर एंटर करके फिर सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे। तो यहाँ हमारे सामने उत्तर समीक्षा आती है और उत्तर समीक्षा देख करके फिर इसकी हमें यहाँ पर पुष्टि कर देनी है। पुष्टि कर देने के बाद वो मकान की जनगणना वहाँ पर पूर्ण हो जाती है। अब आते हैं इससे संबंधित ही एक और जो ऑप्शन नीचे लॉक है दिया हुआ है उस पर। अगर हम किसी ऐसे मकान की जनगणना करने पहुंचे जो मकान आवासीय है, वहाँ पर परिवार रहता है, लेकिन जिस दिन हम जनगणना करने पहुंचे संबंधित मकान के पास तो पता लगा कि वो मकान लॉक है, वो मकान लॉक है, तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर लॉक है बटन को क्लिक कर देना है। जैसे देखिए हमने यहाँ पर लॉक को चेक बॉक्स को क्लिक कर दिया। अब इसके बाद जब हम अगला बटन दबाते हैं तो ये सीधे हमको प्रश्न संख्या 34 पर ले जाता है। यहाँ पर हमें संबंधित परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल एंटर करना होता है। तो अब स्थिति ये हो सकती है कि मकान लॉक है तो हमें मोबाइल नंबर कैसे मिलेगा। तो मोबाइल नंबर पड़ोसियों के से संपर्क करके उस परिवार के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर अगर उपलब्ध हो जाता है तो उसे दर्ज करेंगे, अन्यथा की स्थिति में उसे वहीं पर फिर से सबमिट कर देंगे। तो देखिए सबमिट करेंगे तो यहाँ पर उत्तर समीक्षा आती है और यहाँ पर उत्तरों की समीक्षा करने के उपरांत हम इसकी पुष्टि कर देंगे। तो पुष्टि कर देने से संबंधित मकान लॉक हो जाएगा और इससे क्या होगा साथियों कि वह मकान हमारी जनगणना से छूटेगा नहीं और हम बाद में वापस आकर के संबंधित मकान की जनगणना को पूरा कर सकते हैं जब वो परिवार वापस आ जाता है। जैसे देखिए हम यहाँ पर आवास सह अन्य उपयोग को क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आवास सह अन्य उपयोग को क्लिक करते हैं तो नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स था वास्तविक उपयोग दर्ज करने वाला वो सक्रिय हो गया और वहाँ पे कर्सर ब्लिंक करने लगा, यानी कि हम यहाँ पर उससे संबंधित अन्य उपयोग को दर्ज करेंगे। और उसके नीचे देखिए लॉक है का चेक बॉक्स भी सक्रिय हो गया और संस्थागत है का भी चेक बॉक्स सक्रिय हो गया। तो लॉक है तो हमने समझ लिया, संस्थागत है का चयन कब करेंगे तो इसको भी हम आगे वीडियो में समझने वाले हैं। पहले आते हैं कि जैसे हम किसी मकान पर गए और वह मकान आवासीय होने के साथ साथ अन्य उपयोग में भी वहाँ पर कुछ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें उसके वास्तविक उपयोग को नीचे दर्ज करना होगा। जैसे ही हम कोड 2 को चुनते हैं, यहाँ नीचे टेक्स्ट बॉक्स सक्रिय होता है, तो रहने के साथ साथ उसके अन्य उपयोग के रूप में आवास सह सब्जी की दुकान है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आवास सह सब्जी की दुकान। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो विकल्प दिए गए इनसे अतिरिक्त कुछ और भी वहां पर काम हो रहा हो, जैसे कि आवास सह किराना दुकान, आवास सह कपड़े की दुकान, आवास सह फल की दुकान, आवास सह पान बीड़ी की दुकान, आवास सह जनरल स्टोर, आवास सह दूध स्टॉल, आवास सह स्टेशनरी दुकान, आवास सह मिठाई की दुकान आदि। इस तरीके से जिस तरीके का भी हम वहां पर उपयोग करता हुआ पाएंगे उसको आवास सह शब्द लगा करके आगे के शब्द को जोड़ देंगे और
उसके उपयोग को दर्ज कर देंगे। और जब हम इसके वास्तविक उपयोग को यहाँ पर दर्ज कर देते हैं तो उसके बाद हमें सभी 34 बिंदुओं की डेटा एंट्री करनी होगी, जैसा कि हमने कोड 1 के चयन की स्थिति में किया था। और जैसे ही हम अंत में पहुंचेंगे, उत्तर की समीक्षा आती है, फिर पुष्टि करेगा बटन आता है। तो आवास सह अन्य उपयोग की एक स्थिति यह भी हो सकती है कि हमें वह मकान आवास सह कारखाना या कार्यशाला के रूप में मिल रहा हो। जैसे कि हम किसी जनगणना मकान पर पहुंचे और वहां पता लगा कि यहाँ पर पंजीकृत निर्माण, मरम्मत या गोदाम प्रतिष्ठान जो कि बिजली का उपयोग करते हैं और 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, या बिना बिजली के 20 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, या आवास सह कार्यशाला जहाँ किसी भी प्रकार का उत्पादन, प्रसंस्करण, मरम्मत या सेवा का कार्य किया जाता है, या जहाँ वस्तुएं और सामान छोटे पैमाने पर बनाए और बेचे जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि जो नीचे टेक्स्ट बॉक्स है वास्तविक उपयोग दर्ज करे वाला, हम लिखेंगे आवास सह कारखाना या आवास सह कार्यशाला। समझ लीजिए विस्तार से क्या और हो सकता है। जैसे कि इसमें घरेलू उद्योग भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि घर पर बीड़ी बनाना, घर पर खिलौने बनाना, घर पर मिट्टी के बर्तन बनाना, घर पर सिलाई करना, घर पर सोने चांदी के कारीगरी का काम, घर पर साइकिल की मरम्मत, घर पर किताबों की बाइंडिंग, घर पर लोहार का काम, घर पर कपड़ा बुनना और घर पर लकड़ी के सामान बनाना, घर पर कांकड़ी यानी अंगीठी बनाना, घर पर पेपर मेशी बनाना, घर पर कपड़े की छपाई या रंगाई, घर पर आटा चक्की चलाना, घर पर बेकरी उत्पाद बनाना आदि। ऐसी स्थितियों में हमें जो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर सक्रिय मिल रहा है वास्तविक उपयोग दर्ज करे वाले में, यहाँ पर हम लिखेंगे आवास सह कारखाना या आवास सह कार्यशाला। कुछ और स्थितियां भी हो सकती हैं, जैसे कुछ व्यवसाय जैसे सोने चांदी का काम, लोहार का काम, सिलाई, घड़ी की मरम्मत, विद्युत उपकरणों की मरम्मत आदि कभी कभी ऐसे जनगणना मकानों में किए जाते हैं जिनका उपयोग दोनों उद्देश्यों के लिए होता है, अर्थात निवास के साथ साथ कार्यशाला के रूप में भी। उदाहरण के लिए देखिए, कोई जनगणना मकान निवास के साथ साथ चांदी के काम, घड़ी की मरम्मत या खिलौने बनाने आदि के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो तो ऐप में आवास सह कार्यशाला टाइप किया जाएगा, यानी कि जो फील्ड दिया गया है यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है लिखने के लिए वास्तविक उपयोग दर्ज करने वाला, इसमें हमें लिखना होगा आवास सह कार्यशाला। इसी प्रकार आवास सह मंदिर भी हो सकता है, आवास सह विद्यालय भी हो सकता है, आवास सह शिशु गृह, आवास सह डॉक्टर का क्लिनिक, आवास सह कार्यालय, आवास सह रेस्टोरेंट, आवास सह भोजनालय आदि। इन सभी स्थितियों में हमें वहां पर उसके वास्तविक उपयोग को आवास सह शब्द के साथ उसकी वास्तविक स्थिति को हमें दर्ज करना है। एक उदाहरण और भी देख लेते हैं, जैसे कि बड़े थोक बाजार क्षेत्रों जैसे दिल्ली में चांदनी चौक, कोलकाता में बड़ा बाजार और मुंबई में कलबा देवी में अनेक व्यक्ति जो इन दुकानों या कार्यालयों में काम करते हैं, वे रात के समय इन्हीं स्थानों का उपयोग निवास के रूप में भी करते हैं। ऐसे स्थानों की सही पहचान की जानी चाहिए और उन्हें आवास सह दुकान या आवास सह कार्यालय आदि के रूप में हमें चयनित करना होगा। यहाँ जो कोड 2 दिया गया है, इसका चयन हम और कब करेंगे, किस स्थिति में करेंगे? तो देखिए, जब हम किसी ऐसे मकान की जनगणना करने पहुँचते हैं जहाँ हमको ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर संस्थागत परिवार रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें कोड 2 का चयन करना है और यहाँ नीचे जो चेकबॉक्स दिए गए हैं संस्थागत है, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। उससे पहले ये जान लेते हैं साथियों कि संस्थागत परिवार किसे कहते हैं और इसके दायरे में कौन लोग आते हैं। तो जैसे कि छात्रावास, बोर्डिंग हाउस, पुनर्वास गृह, जेल, आवास, वृद्धा आश्रम, लॉज, अतिथि गृह, कुष्ठ गृह आदि, ये सब जो है ना संस्थागत परिवार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ व्यक्तियों का समूह लंबे समय तक निवास करता है, तो इन्हें संस्थागत परिवार के रूप में माना जाता है। और ये सभी जो है इसी एक किचन से बने हुए भोजन को ग्रहण करते हैं, तो यहाँ रहने वाले लोगों को एक संस्थागत परिवार के रूप में चिन्हित किया जाता है। यहाँ थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। जनगणना मकानों के उपयोग के उद्देश्य को दर्ज करते समय जिनमें संस्थागत परिवार रहते हैं, वहाँ संस्था का प्रकार यानी कि नाम आवास सह के साथ जोड़ा जाएगा, यानी कि जो कोड 2 चुना है। और जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक फील्ड हमको मिलती है वास्तविक उपयोग दर्ज करे वाला, तो इसमें हमें संस्थागत परिवार मिलेगा। मान लीजिए वृद्धा आश्रम मिला, तो इसमें केवल वृद्धा आश्रम नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे आवास सह वृद्धाश्रम, तो इस चीज को यहाँ पर दर्ज करेंगे और नीचे हम संस्थागत है चेक बॉक्स को क्लिक कर देते हैं। अगर बोर्डिंग हाउस मिलता है तो लिखेंगे आवास सह बोर्डिंग हाउस। छात्रावास अगर मिलता है तो वहाँ पर जो फील्ड दिया गया है इसमें हम लिखेंगे आवास
सह छात्रावास, और अगर पुनर्वास गृह मिलता है तो लिखेंगे आवास सह पुनर्वास गृह, अगर जेल होती है तो आवास सह जेल, और अगर लॉज है तो आवास सह लॉज आदि। तो कई स्थितियों मामलों में हमें मिलता है कि डाक बंगला, धर्मशाला, होटल, आश्रम, नर्सिंग होम आदि का उपयोग केवल अस्थायी निवास या यात्रा के दौरान ठहरने के लिए किया जाता है, और इन संस्थानों में रहने वाले व्यक्ति संस्थागत परिवार की परिभाषा पर खरे नहीं उतरते। तो ऐसे सभी मकान जहां इस प्रकार की संस्थाएं स्थित हैं, उन्हें पूर्णतः गैर आवासीय उपयोग वाले मकान के रूप में माना जाएगा। इन मामलों में उचित कोड चुनने के बाद केवल संस्था का प्रकार या नाम ही हमें दर्ज करना होगा। हालांकि यदि किसी संस्था में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों का समूह पाया जाता है तो उन्हें संस्थागत परिवार माना जाएगा, और उस जनगणना मकान का उपयोग आवास सह डाक बंगला या आवास सह धर्मशाला आदि के रूप में दर्ज किया जाएगा। साथियों, यहाँ यह ध्यान रखने की जरूरत है कि संस्थागत परिवार और संस्था अलग अलग हैं। यानी कि संस्थागत परिवार यह बिल्कुल अलग अवधारणा है और संस्था ये एकदम अलग अवधारणा है। दोनों को अलग अलग रख करके ही समझा जाए। यहाँ यह स्थिति और क्लियर हो जाती है यदि किसी होटल या लॉज में प्रबंधक, सेवक या अन्य व्यक्ति अलग अलग कमरों में सामान्य निवासियों के रूप में रह रहे हों तो उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे ऐसे कमरों को अलग जनगणना मकान माना जाएगा, और उनके लिए कोड 1 जो कि आवास के लिए होता है उसे चयनित किया जाएगा। बाकी के जो शेष कमरे हैं जिन्हें अस्थायी ठहराव या यात्रा के दौरान रुकने के लिए आगंतुकों को किराए पर दिया गया है, उन्हें एक ही जनगणना मकान माना जाएगा, और उनके लिए होटल, लॉज, अतिथि गृह आदि का जो कोड है 5 उसका जो है चयन किया जाएगा। इन सब स्थितियों में हमें संस्थागत परिवार वाले ऑप्शन को नहीं चुनना है, इनकी स्थिति को अलग रखा जाएगा। बाकी जो कमरों का इस्तेमाल होता है कुछ लोगों के आने ठहरने के लिए है और वो फिर चले जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में होटल, लॉज, अतिथि गृह आदि का जो कोड संख्या 5 है उनका चयन किया जाएगा। इन सब स्थितियों में संस्थागत परिवार का चयन नहीं करना है। तो साथियों, यहाँ हमने कोड 2 का चयन कर लिया, क्योंकि संबंधित मकान अगर संस्थागत परिवार वाला है तो हमें कोड 2 का ही चयन करना है। नीचे आते हैं, यहाँ जो फील्ड दिया गया है वास्तविक उपयोग दर्ज करने वाला, अगर ये छात्रावास है तो यहाँ हम लिख देंगे आवास सह छात्रावास, और नीचे आएंगे जो चेक बॉक्स दिया गया है संस्थागत है इसको क्लिक कर देंगे। और जब हम अगला बटन दबाते हैं तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है, 10 है और 11 है, और हमें केवल इन्हीं 11 प्रश्नों तक की ही डेटा एंट्री करनी होती है संस्थागत परिवार चुनने की स्थिति में। अब देखिए 9वां जो प्रश्न है इसमें स्वतः परिवार क्रमांक 999 दिया हुआ है, और जब भी कोई संस्थागत परिवार हमको मिलता है तो ऐप जो है बाय डिफॉल्ट उसे 999 आवंटित कर देता है। अब आगे जो है इसके नीचे हमें यहाँ प्रश्न संख्या जो 10 है इसमें परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या हमें दर्ज करनी होती है। तो उस संस्थागत परिवार में जितने भी लोग रह रहे होंगे उनकी हमें जानकारी लेकर के उनमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हमें यहाँ दर्ज करनी है। और देखिए नीचे यहाँ जो 11वां प्रश्न है इसमें परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करें। तो साथियों यहाँ ध्यान देना है, यहाँ हमें संस्थागत परिवार के किसी मुखिया यानी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं दर्ज करना है, बल्कि मुखिया वाला जो पद होगा उसे हमें दर्ज करना है। जेल की स्थिति में जेलर यहाँ लिखना होगा, और छात्रावास की स्थिति में हॉस्टल वार्डन लिखना होगा, और अन्य स्थितियाँ जो होंगी प्रबंधक वगैरह इस तरीके से हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। और जब हम दर्ज करने के बाद देखिए जब हम यहाँ पर अगला बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हमें उत्तर की समीक्षा दी जाती है, और हम उत्तर की समीक्षा की जांच कर लेंगे और उसके बाद पुष्टि बटन को क्लिक कर देंगे। तो इस मकान की जनगणना जो संस्थागत परिवार के रूप में हमने चिन्हित किया है उसकी जनगणना पूरी हो जाती है। अब आइए तीसरे कोड के बारे में जान लेते हैं कि हम तीसरे कोड का चयन कब, क्यों और कैसे करेंगे, किस स्थिति में हम तीसरे कोड का चयन करने वाले हैं। तो साथियों, यदि जनगणना मकान का उपयोग केवल दुकान जहां वस्तुएं नकद या उधार पर खरीदी और बेची जाती हैं या कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में हमें कोड 3 का चयन करना है, और ऐप के माध्यम से दुकान या कार्यालय का प्रकार हमें दर्ज करना है। यहाँ स्थिति और क्लियर हो जा रही है। जनगणना मकान का वास्तविक उपयोग यथासंभव पूर्ण रूप से वर्णित किया जाना चाहिए। यदि जनगणना मकान का उपयोग दुकान के रूप में किया जा रहा हो तो ये स्पष्ट करना होगा कि यह किराना की दुकान है, कपड़े की दुकान है, केमिस्ट की दुकान है आदि। और जब हम कोड संख्या 3 चुनते हैं ना साथियों, तो देखिए यहाँ पर जो नीचे पहले हमको लॉक है या संस्थागत है का चेक बॉक्स सक्रिय मिलता था, अब वो निष्क्रिय हो गया है, यानी इनमें से हम अब किसी को नहीं चुन सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो वास्तविक उपयोग वाला फील्ड है ये सक्रिय हो गया है, यहाँ पर हमें बताना होगा कि वह दुकान किस रूप में है। इसी तरह यदि इसका उपयोग कार्यालय, बैंक, स्कूल, क्लिनिक,
क्लब या किसी अन्य प्रतिष्ठान के रूप में किया जा रहा हो तो संबंधित कोड चुनने के बाद उस कार्यालय, बैंक आदि का नाम दर्ज किया जाना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ स्थिति और थोड़ा क्लियर हो जाएगी। जैसे कि देखिए या तो दुकान है या कार्यालय, दोनों स्थिति में हमें कोड 3 चुनना है। अगर कपड़े की दुकान है तो हमें वास्तविक उपयोग दर्ज करने वाली फील्ड में कपड़े की दुकान लिखना होगा। अगर जनरल प्रोविजन स्टोर है तो यहाँ पर हमें जनरल प्रोविजन स्टोर लिखना होगा। चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, कबाड़ी की दुकान, प्लाईवुड की दुकान, भोजनालय, कॉफी हाउस, कैंटीन, जलपान गृह, बार, तंदूर, ढाबा, चाट की दुकान, उडीपी आदि। तो ऐसी स्थितियों में जो दुकान की स्थिति है तो इस तरीके की जिस भी चीज की दुकान होगी हमें उनके नाम को यहाँ पर दर्ज करना होगा जो वास्तविक उपयोग दर्ज करने वाली फील्ड है। इसके बाद कार्यालय वाली स्थिति में आइए जान लेते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे ऐसे जनगणना मकान जो केवल सरकारी कार्यालय, किसी फर्म या कंपनी का कार्यालय, वाणिज्यिक या व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्थानीय निकाय का कार्यालय, बैंक, बीमा कंपनी, सहकारी संस्था, अधिवक्ता, वकील, स्टॉक ब्रोकेज, परिवहन कंपनी आदि के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सरकारी कार्यालयों में पुलिस स्टेशन, न्यायालय, फायर स्टेशन, तहसीलदार कार्यालय, मंत्रालय का कार्यालय आदि ये सब सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने वास्तविक उपयोग इसका दर्ज कर दिया। वास्तविक उपयोग दर्ज करने के बाद जब हम अगला बटन दबाते हैं तो हमारे सामने उत्तर समीक्षा आ जाती है, यानी हमसे और कोई प्रश्न नहीं किया जाता है। यहीं पर संबंधित मकान की जनगणना पूर्ण हो जाएगी जो कि दुकान या कार्यालय के रूप में चिन्हित होता है। तो ये साथियों अब जान लेते हैं कि इसका जो चौथा कोड है उसका चयन कब, क्यों और कैसे करेंगे। यदि जनगणना मकान का उपयोग शैक्षणिक संस्थान या प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किया जा रहा हो बिना किसी ठहरने की सुविधा या कोई आवासीय उपयोग के, तो ऐसी स्थिति में हमें कोड 4 को चुनना है और ऐप के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान का जो है प्रकार भी हमें दर्ज करना होगा। जैसे कि पाठशाला, संगीत स्कूल, काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, नृत्य विद्यालय, कृषि प्रशिक्षण केंद्र, वयस्क साक्षरता केंद्र, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग संस्थान, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। इसके वास्तविक उपयोग को लिख करके, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इसके वास्तविक उपयोग को दर्ज कर रहे हैं। दर्ज करने के उपरांत जब हम अगला बटन दबाते हैं तो हमारे सामने देखिए उत्तर समीक्षा आ जाती है और इसकी समीक्षा करने के उपरांत हम इसकी अगर पुष्टि कर देते हैं तो संबंधित मकान की जनगणना भी पूरी हो जाती है। साथियों ये जो हमारा 5वां कोड है ये है होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि से संबंधित है। तो इसका चयन हम कब, क्यों और कैसे करेंगे इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए यदि किसी जनगणना मकान का अस्थायी ठहराव या यात्रा के दौरान रहने के लिए उपयोग किया जा रहा हो और वहाँ कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से निवास नहीं कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में हमें इस कोड का चयन करना है, यानी कोड संख्या 5 का चयन करना है और जो है ऐप में हमें उसके प्रकार का नाम भी दर्ज करना है। यानी कि जो नीचे फील्ड है वास्तविक उपयोग दर्ज करने वाला उसमें हमें उसके वास्तविक उपयोग के नाम को भी दर्ज करना है। जैसे कि उदाहरण के रूप में डाक बंगला, निरीक्षण बंगला, सर्किट हाउस, राज्य गेस्ट हाउस, आश्रम, सराय, धर्मशाला, मुसाफिर खाना, विश्राम गृह, रैन बसेरा, होटल, लॉज, सामुदायिक विश्राम गृह, कारवां सराय, यात्री बंगला आदि। इन सभी स्थितियों में हमें ये कोड संख्या 5 का चयन करना है और उनसे संबंधित वास्तविक उपयोग जो हो रहा होगा उसके नाम को हमें यहाँ पर दर्ज कर देना है। और यदि कोई होटल, लॉज या गेस्ट हाउस निवासियों द्वारा सामान्य आवास के रूप में उपयोग किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में हमें कोड 2 का चयन करना है, क्योंकि वहाँ पर सामान्य रूप से रह भी रहे हैं और होटल या किसी अन्य चीज का वहाँ पे संचालन भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कोड 2 का चयन करना है, जो कि हम लोग पीछे जान चुके हैं, समझ चुके हैं करना है। लेकिन अगर वो पूर्णतः इन स्थितियों के दायरे में आता है तो फिर हमको कोड संख्या 5 का चयन करना है और उसके संबंधित वास्तविक उपयोग को यहाँ पर इस फील्ड में दर्ज करना है। और जैसे ही इस फील्ड में दर्ज करने के उपरांत हम अगला बटन दबाते हैं तो फिर हमारे सामने उत्तर की समीक्षा आती है। हम उत्तर की समीक्षा कर लेंगे। करने के बाद अगर कोई संशोधन या सुधार की आवश्यकता होगी तो रद्द करके पीछे आएंगे, फिर से हम उसको सुधार कर लेंगे और नहीं तो यहाँ से पुष्टि बटन दबाएंगे अगर, तो फिर वो संबंधित मकान की जनगणना पूरी हो जाती है। अगला कोड है कोड संख्या 6। इसके बारे में समझ लेते हैं, जो कि अस्पताल, डिस्पेंसरी आदि से संबंधित है। तो इनका चयन कब, क्यों और कैसे करेंगे। तो साथियों यदि जनगणना मकान का उपयोग केवल अस्पताल, डिस्पेंसरी या किसी अन्य स्वास्थ्य या चिकित्सा केंद्र के रूप में किया जा रहा हो तो कोड 6 को हमें चुनना है और ऐप के माध्यम से उसका नाम भी हमें दर्ज करना है वास्तविक उपयोग वाले फील्ड में। यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ केवल वही संस्थान शामिल होंगे जो संस्थागत परिवार के रूप में माने जाने की अर्हता नहीं रखते।
तो उदाहरण के रूप में जैसे कि अस्पताल हो गया, पैथोलॉजिकल सेंटर है, डॉक्टर का क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, प्रसूति गृह, दंत क्लिनिक, डिस्पेंसरी, टीकाकरण केंद्र, एक्सरे क्लिनिक, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र आदि। इन स्थितियों में हमें कोड 6 का चयन करना है और नीचे वास्तविक उपयोग दर्ज करने वाली फील्ड में हमें उनके नाम को भी दर्ज कर देना है। अगर अस्पताल है तो यहाँ हम लिख देंगे अस्पताल, पैथोलॉजिकल सेंटर है तो पैथोलॉजिकल सेंटर लिख देंगे, डॉक्टर का क्लिनिक है तो डॉक्टर का क्लिनिक। तो उसके बाद जब हम अगला बटन दबाएंगे बाकी के प्रश्न हमारे सामने नहीं आएंगे, सीधे उत्तर की समीक्षा पर हम पहुंच जाते हैं और वहां से हम अपने उत्तरों की समीक्षा कर लेंगे। समीक्षा करने के उपरांत उसकी पुष्टि करेंगे तो उस संबंधित मकान की जनगणना वहां पर पूरी हो जाती है। कोड संख्या 7 जो कि फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशेड आदि से संबंधित है। साथियों, यदि जनगणना मकान का उपयोग केवल फैक्ट्री या वर्कशेड के संचालन के रूप में किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में हमें इस कोड संख्या 7 का चयन करना है। ये ऐसे स्थान हैं जहां निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण, मरम्मत या सेवा कार्य होता है, या जहां वस्तुएं और सामान बनाए और बेचे जाते हैं, या बड़े पैमाने के उद्योग, छोटी वर्कशॉप, वर्कशेड भी हो सकते हैं। उदाहरण में कताई मिलें हैं, कपास मिलें, उर्वरक के कारखाने, होजरी निर्माण कार्यशाला, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग स्टेशन, बेकरी, जूते बनाना, फर्नीचर बनाना, चावल, आटा, तेल मिलें, छापा खाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, डेयरी, ऑक्सीकृत जल फैक्ट्री, लोहार की वर्कशॉप, सोने या चांदी के जेवरात बनाने की वर्कशॉप यानी सर्राफा की दुकान, लोको शेड आदि। इन सभी स्थितियों में हमें कोड संख्या 7 का चयन करना है और उसके वास्तविक उपयोग दर्ज करने वाले फील्ड में उनके नाम को भी दर्ज करना है। जैसे कि अगर बेकरी है तो यहाँ हम लिख देंगे बेकरी, फर्नीचर बनाने वाला कारखाना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे फर्नीचर बनाना। तो जो भी उसका वास्तविक उपयोग हो रहा होगा यहाँ पर दर्ज करेंगे और जब हम अगला बटन प्रेस करेंगे तो फिर हमारे सामने कोई भी अन्य प्रश्न नहीं आता है, सीधे हमारे सामने उत्तर की समीक्षा आती है। हम उत्तरों की समीक्षा करेंगे और फिर पुष्टि कर देंगे तो उस संबंधित मकान की भी जनगणना पूरी हो जाएगी। जो अगला कोड है कोड संख्या 8, इसके बारे में जान लेते हैं, जो कि पूजा स्थल से संबंधित है। इसका उपयोग हम कब, क्यों और कैसे करने वाले हैं। तो साथियों, यदि जनगणना मकान का उपयोग केवल मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च या किसी अन्य पूजा स्थल के रूप में किया जा रहा हो तो हमें कोड 8 का चयन करना है और उससे संबंधित उसके नाम को भी हमें यहाँ पर दर्ज करना है। और जब हम अगला बटन प्रेस करते हैं सीधे हमारे सामने आता है उत्तर की समीक्षा और यहाँ पर हम अपने उत्तरों की जांच करेंगे। जांच करने के बाद उसकी पुष्टि करेंगे तो फिर वो संबंधित मकान की जनगणना पूरी हो जाती है। अगला कोड है कोड संख्या 9 जो कि अन्य गैर आवासीय उपयोग से संबंधित है। इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका चयन हम कब, क्यों और कैसे करेंगे। तो साथियों, यह श्रेणी उन जनगणना मकानों को शामिल करेगी जिनका उपयोग मनोरंजन और सामुदायिक सभा के स्थान के रूप में किया जाता है या उन सभी अन्य गैर आवासीय विविध उपयोगों के लिए किया जाता है जो कि अभी बताए गए श्रेणी यानी 1 से 8 में शामिल नहीं है। इस स्थिति में कोड 9 को चुनेंगे और ऐप के माध्यम से जनगणना मकान का जो वास्तविक उपयोग होगा उसे भी हम दर्ज कर देंगे, क्योंकि जैसे ही हम इस कोड को चुनते हैं ना साथियों, देखिए यहाँ पर जो वास्तविक उपयोग दर्ज करने वाला फील्ड है वो सक्रिय हो जाता है और जब ये सक्रिय हो जाता है तो हमें उसमें वहाँ पर उसके सब वास्तविक उपयोग के नाम को भी दर्ज करना होगा। जैसे कि अगर सामुदायिक केंद्र है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सामुदायिक केंद्र, अगर सिनेमा घर है तो यहाँ पर लिख देना है हमको सिनेमा घर, क्लब है तो यहाँ लिखेंगे क्लब, रंगमंच है तो यहाँ लिखेंगे रंगमंच, कला मंदिर है तो कला मंदिर, इसी तरीके से व्यायामशाला, स्टेडियम, संग्रहालय, कला मंच, चिड़ियाघर, जिम्नेजियम, पशु शेड, गौशाला, अस्तबल, सांड प्रजनन केंद्र, कुक्कुट प्रजनन केंद्र, गैराज, वाहनों को रखने के लिए, यात्रियों का आश्रय, प्रतीक्षा गृह, विद्युत उपकेंद्र, पंप हाउस, गोदाम, पेट्रोल पंप, पुस्तकालय, ट्यूबवेल कक्ष आदि। और उसके बाद अगला बटन दबाएंगे तो फिर हमारे सामने कोई अन्य प्रश्न नहीं आता है, हमारे सामने सीधे उत्तर की समीक्षा आती है। यहाँ पर हम अपने उत्तरों की जाँच कर लेंगे और उसकी पुष्टि करेंगे तो संबंधित मकान की जनगणना पूरी हो जाती है। यहाँ पर हम जान लेते हैं कि कोड 0 का चयन हम कब, क्यों और कैसे करेंगे। तो साथियों, यदि मकान सूचीकरण के समय कोई जनगणना मकान खाली पाया जाता है, अर्थात उसमें कोई व्यक्ति निवास नहीं कर रहा हो और इसे किसी अन्य गैर आवासीय उद्देश्य के लिए भी उपयोग में नहीं लाया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हमें कोड 0 यानी 0 का चयन करना है और खाली रहने का जो कारण है उसे भी हमें दर्ज करना है। जैसे कि खाली मरम्मत के लिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे खाली मरम्मत के लिए, अगर निर्माण उसका अधूरा है तो हम लिखेंगे खाली निर्माण अधूरा, और अगर वो किराए पर देने के लिए खाली रखा गया है तो यहाँ लिखेंगे खाली, फिर डैश देंगे, लिखेंगे किराए पर देने के लिए आदि। जैसा भी मामला वहां पर होगा हम उसकी जानकारी ले लेंगे और जानकारी लेने के उपरांत खाली शब्द लिखेंगे, डैश देंगे और जिस उद्देश्य के लिए उसे खाली रखा गया है वहां पर उसको दर्ज कर देंगे। यदि जनगणना मकान बंद पाया गया क्योंकि निवासी यात्रा या तीर्थ यात्रा पर गए
तो इसे खाली नहीं माना जाएगा, जो कि पीछे स्थिति बताई जा चुकी है। ऐसे मामले में मकान का वास्तविक उपयोग हमें दर्ज करना होगा और उल्लेख करना होगा कि निवासी यात्रा तीर्थ यात्रा पर हैं। उदाहरण के लिए मकान बंद है निवासी यात्रा तीर्थ यात्रा पर, तो वहाँ हमें लिखना होगा मकान बंद डैश देंगे निवासी यात्रा या निवासी तीर्थ यात्रा पर, ऐसे लिखेंगे। यदि किसी सदस्य का मोबाइल नंबर पड़ोसी से उपलब्ध हो तो इसे अंत में दर्ज कर देंगे। यदि मोबाइल नंबर उपलब्ध न हो तो इसे अंकित करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि हम जिस मकान की जनगणना करने गए वो मकान पूरी तरह से खाली है, तो हम कोड 0 का तो चयन करेंगे यहाँ पे, लेकिन जब इसका वास्तविक उपयोग हो सकता है वो खंडहर की स्थिति में हो तो खाली डैश खंडहर स्थिति, मरम्मत की आवश्यकता है तो खाली डैश मरम्मत की आवश्यकता, और अगर निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है, काम चल रहा है उसमें, तो खाली फिर डैश देंगे निर्माणाधीन, और अगर वो किराए की आवश्यकता है तो इस तरीके की स्थितियों में हम जैसी स्थिति होगी हम वहाँ पर उसके वास्तविक उपयोग दर्ज करें, फील्ड में उसको दर्ज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो साथियों इस तरीके से हमें प्रश्न संख्या 7 के अलग अलग कोडों पर हमें काम करना है। साथियों इसमें जो मुख्य रूप से याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर हम प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत कोड 1 या 2 का चयन करते हैं तभी हमें सभी 34 प्रश्नों से संबंधित डेटा एंट्री करनी होती है। अन्यथा अगर हम 3 से 9 या 0 तक के किसी भी कोड का चयन करते हैं या उससे संबंधित कोई मकान हमको मिलता है तो हमें केवल इसी पेज के डेटा एंट्री करनी होते हैं। इसके आगे की कोई भी प्रश्न फिर हमारे सामने नहीं आता है, सीधे हमें उत्तर समीक्षा पर ले जाया जाता है और फिर हमें वहां पर उत्तर समीक्षा करने के बाद पुष्टि कर देनी होती है और संबंधित मकान की जनगणना पूरी हो जाती है। और अगर हम कोड 1 का चयन करते हैं तो उसमें 2 स्थितियां हमारे सामने आती हैं। वह मकान आवासीय होगा, सामान्य परिवार निवास कर रहा होगा और वो मौके पर मौजूद होगा, तो हमें सभी 34 प्रश्नों की फील्ड की डेटा एंट्री करनी होती है। और दूसरी स्थिति ये होती है कि वह मकान आवासीय होता है, परिवार वहाँ रह रहा होता है, सामान्य परिवार वहाँ पर निवास कर रहा होता है, लेकिन अस्थायी रूप से यात्रा वगैरह पर गया होता है तो यहाँ लॉक होता है, तो यहाँ पर लॉक है का चयन करते हैं तो हमको प्रश्न संख्या 34 पर ले जाता है, जहाँ पर हमें संबंधित परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर भरना होता है। अगर पड़ोसियों से मिल जाता है तो भरेंगे, अन्यथा उसको भी वहाँ पर छोड़ देंगे और सबमिट कर देंगे, तो वह मकान लॉक हो जाता है और हम बाद में वापस आकर के उस मकान की जनगणना पूरी कर सकते हैं। ये पहले कोड से संबंधित हो गया। दूसरे कोड में 2 स्थितियाँ होती हैं। एक तो ये होता है कि वो आवास अन्य उपयोग के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो उसके वास्तविक उपयोग को दर्ज करते हुए सभी 34 प्रश्नों से संबंधित डेटा एंट्री हम करेंगे उत्तरदाता से लेकर के। दूसरी स्थिति जो कोड संख्या 2 में होती है वो ये हो सकती है कि आवास अन्य उपयोग हो और वो संस्थागत हो। तो संस्थागत की स्थिति में हमें केवल प्रश्न संख्या 11 तक की ही डेटा एंट्री करनी होती है, फिर उत्तर की समीक्षा आती है और हम उसे पुष्टि कर देते हैं, तो संबंधित मकान की जनगणना पूरी हो जाती है। दूसरे कोड में भी अगर आवास अन्य उपयोग के रूप में वो मकान चिन्हित है लेकिन वो लॉक है, यानी कि परिवार यात्रा आदि पे कहीं गए हुए हैं, फिर हम उसको भी लॉक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत जिस भी कोड को चुनने पर वास्तविक उपयोग दर्ज करने वाला फील्ड सक्रिय होता है उसमें हमें उससे संबंधित वास्तविक उपयोग को भी दर्ज करना है, उसके बाद ही हमें अगला बटन प्रेस करना है। तो साथियों इस तरीके से हमें सावधानी पूर्वक प्रश्न संख्या 7 पर काम कर लेना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। तो साथियों अगर जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने साथी मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।